जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं बेहद ख़ास जगह बैठा हूँ। मैं कोलकाता आया हूँ और जिस जगह, जिस घर में मैं बैठा हूँ, ये बहुत ख़ास है। मैं भारत माँ के वीर बेटे बाघा जतिन, क्रांतिकारी बलिदानी बाघा जतिन के घर बैठा हूँ। उनके पोते के साथ बाघा जतिन, जो 10 सितंबर 1915 को उड़ीसा के बालासोर में अंग्रेजों के विरुद्ध आमने सामने की लड़ाई लड़ते हुए, शेर की तरह लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे, भारत मां की स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए। आज उनके पोते इंदु ज्योति जी मेरे साथ हैं, तो इंदु ज्योति जी से बात करेंगे। हम इनसे जानेंगे इनके उस महान दादा के बारे में, इस परिवार के बारे में, कहां से उनको प्रेरणा मिली क्रांति की राह पर चलने की, कैसे कैसे उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाए उस राह पर, उनके बलिदान के बारे में, और उससे भी महत्वपूर्ण, उनके बलिदान के बाद परिवार कैसे आगे चला। अक्सर ऐसा सुनने को आता है, देखने को आता है, जानने को मिलता है कि जिन्होंने अपने सर कलम करवाए थे इस देश के लिए, उनके परिवारों के साथ, उनके परिजनों के साथ हमने न्याय नहीं किया। यह स्थिति क्या थी? क्या यहां न्याय हुआ था? वो भी हम जानेंगे इंदु ज्योति जी से। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। और बहुत बहुत पहले तो आभार। एक बार हमारी बात हुई टेलीफोन पे और जैसे मैंने फोन किया तुरंत आपने कहा कि हाँ आप आइए। और आज जैसे हम पहुंचे हैं तो जिस अपने भाव के साथ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने घर में बैठा हूं। पहली बार आया हूं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि मैं पहली बार आया हूं, ऐसा नहीं लगता कि मैं आपसे पहली बार मिला हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में कई दिन के बाद लौट के आया हूं। दिल से तो हम लोग अटैच थे कहीं पर, तभी जाके हमको भी अच्छा लगा। जैसे सुना है कि अभी एक मौका है आपसे परिचित होने के लिए, जो कि मेरा ग्रैंडफादर के लिए इतना सोचते हैं, कम से कम जनता को जनाने के लिए, समझाने के लिए, बोलने के लिए कि इन लोगों का सैक्रिफाइस क्या क्या था। ये हमको बहुत अच्छा लगा था, तभी हम खुद खुश हुए थे जब आप आने का प्रबंध किया है कोलकाता में। तो थोड़ा सा बताएं, एक तो परिवार के बारे में बताएं, वंशावली के बारे में बताएं। बाघा जतिन ज्योतेंद्र नाथ मुखर्जी हैं, उनके पिता, उनकी माता, वो कहाँ के रहने वाले थे, इनका जन्म कहाँ हुआ, थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा करें। ये लोग तब तो ग्रेटर बंगाल था। ये पश्चिम बंगाल और पूर्व बांग्ला ये अलग अलग नहीं था उस टाइम में, पूरा एक ही साथ था। ये तो 1906 में डिवीजन हो गया था ब्रिटिश के टाइम में। जो पार्टीशन होके वो बंगाल के तरफ चला गया, पूर्व बंगाल में। तो पूर्व बंगाल के अंदर जो कुष्टिया जगह है, गांव है, कुष्टिया के एक कया नाम का गांव होता है, उसी जगह में बहाजुद्दीन बड़े हुए। उनका ननिहाल था वो, कोया जो गांव है, वो ननिहाल था, उनके मैटरनल अंकल का घर था। ना, मैटरनल अंकल का घर यही है, कोया, कुष्टिया का कोया। वही ओरिजिनली इनका पिताजी का घर है। उमेश चंद्र चटर्जी, उमेश चंद्र मुखर्जी जो इनका पिताजी थे, मेरा ग्रैंडफादर का फादर, वो जोशुर के झिनाईदहो गांव में रहते थे, जो भी नजदीक है कुष्टिया कोया ग्राम से। और हमारा बंगाल का अभी प्रेजेंट जो बॉर्डर है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में, उधर से नजदीकी है जोशुर। झिनाईदहो इज द एक्चुअल आवर एंसेस्ट्रल एरिया, माने जहाँ की हम इनका पिताजी रहते थे। और इनका जब 6 साल उम्र हुआ है तभी देहांत हो गया था पिताजी का, उमेश चंद्र का। तभी जाके मामा लोग, इनका मामा लोग जाके ले आए थे कोया ग्राम में बड़ा करने के लिए, इनको देखभाल करने के लिए। तब ये लोग आके कुष्टिया के कोया ग्राम में ठहरने लगे। तो माँ के साथ जब आए, माँ शरत शशि, करेक्ट, तो उस समय शरत शशि के 2 बच्चे थे। तब सरस्वती के 2 बच्चे थे। हाँ, ये एक दो बच्चे थे। एक तो
दीदी थी इनकी, बघाजुद्दीन का, विनोद बाला, और ये बघाजुद्दीन दूसरा थे। जी जी जी। तो इन लोगों का बड़ा करने के लिए, देखभाल करने के लिए उधर तो कोई काफी बंदोबस्त नहीं था, इसीलिए मामा लोग थोड़ा जी जी इंटरेस्ट लिए हैं इनको बड़ा करने के लिए, ठीक ठाक पढ़ाई के लिए, उनका अपब्रिंगिंग के लिए, ग्रूमिंग के लिए वो लोग कुष्टिया के कोयाग्राम में लेके आए। जी जी जी। तो जनता को तभी से मालूम पड़ा है कि कुष्टिया का कोयाग्राम ही इनका जो है अपना गांव है, लेकिन ओरिजिनली इनका घर था जोशुर में। जी जी जी। तो कोयाग्राम में ये लोग दोनों बढ़ते गए इनके मामा के साथ, मामा का केयर में मामा दिखने लगा, और इनका माताजी जो थे वो भी बहुत अच्छी तरीके से इन लोगों को ट्रेनिंग किया है करेजियस बनाने के लिए, बहुत तरीके से। माने उनका घर के नज़दीक हमको जब एक बार मौका मिला था उधर जाने के लिए 2015 में जाने का मौका मिला था, तब जाके पता चला एक तो नदी है जहाँ वो गोराई नदी है। तो उस टाइम में इनका माता तो छोटा जब बच्चा था ये बघाजुद्दीन, तब भी जाके उनको गोराई नदी का इतना जो वेब्स एंड टाइड्स होता था बहुत ज्यादा था उस टाइम में, तब भी उसमें तैरने के लिए छोड़ देते थे, डरते नहीं थे, ताकि इनका माने हिम्मत बढ़े, हौसला बढ़े, और इनका ताकत भी उसके साथ साथ। तो इसी तरह से उन लोगों को इनको स्विमिंग वगैरह के लिए भी ट्रेनिंग किया है। मैंने कहीं पढ़ा कि माँ जब बहुत छोटे, मेरे ख्याल 3-4 साल के मुश्किल से रहे होंगे, इनको लेके माँ जाती गोराई नदी पे और अपनी साड़ी के पल्लू से बांध देती, और फिर जितना ऊंचा उठा सकती उठाती और दूर पानी में फेंक देती, गहरे पानी में, है, और बच्चा फिर तैरने की कोशिश करेगा, और अगर डूबने लगे तो खींच लेती। गांव के लोग भी इनको, माँ को बोलते थे ऐसे मत करो, ये तो कुछ हो जाएगा, ये तो तो लेकिन माँ कहते थे कि नहीं, लड़ाई करने के लिए, सीखने के लिए इनको यही सबसे अच्छा तरीका है, जैसे कि वो हिम्मत बढ़ेगा इनका। तभी इसी तरह से धीरे धीरे ये बड़े हुए, और फिर जाके जब थोड़ा और बड़ा हुआ है तो इनका बड़ा मामा जो था बसंत चौधरी चटर्जी करके, वो इनके लिए ट्रेनर रखा था, कैसे कि घोड़े को वो करने के लिए, सीखने के लिए, घोड़सवारी के लिए, सिखाने के लिए ये सब भी किया है। और कभी रेसलिंग के लिए भी इनका ट्रेनर रखा था। इसी तरह से ये पाल पोस के बड़ा किया है। संपन्न परिवार था, मामा का परिवार संपन्न परिवार था। ये भी बहुत माने टीचरी किए हैं। इनका दीदी भी जब तो वो भी टीचरी करते थे उस टाइम में। और रविंद्रनाथ टैगोर की फैमिली के साथ भी इनका माने काफी वो था, नजदीकी था। विनोद बाला की बारे में था। उनकी शादी हुई और मेरे ख्याल पति की डेथ हो गई थी जल्दी, है ना? डेथ हो गया था जल्दी मैंने कम उम्र में उस टाइम में, इसीलिए वो भी साथ में ही रहती थी। और विनोद बाला भी इनका ब्रिंगिंग के लिए, बड़ा करने के लिए भी बहुत सारे मैंने शिक्षा दी है। जब बघाजुद्दीन बहुत छोटे थे, ये धीरे धीरे बढ़ते गया उसी गांव में। और ऐसे हाल में एक बार जब इनका बड़ा मामा जो है वो कृष्णनगर में रहते थे, पश्चिम बंगाल का कृष्णनगर जो नज़दीक है उधर का, जोशुर का। तो वो जगह ले गए थे इनका पढ़ाई के लिए। वो डीएवी स्कूल होता है उधर जो, तो उसी स्कूल में भर्ती करवा दिया। डीएवी स्कूल होता था वहाँ पे? उसी उधर ही भर्ती कर दिया था। वो इंग्लिश मीडियम स्कूल था इसीलिए। और उधर भी माने ये लॉयर थे इनका मामा, काफी मशहूर थे। तो उधर ही बड़ा होने लगा है। अब जब घर आते थे, एक बार ऐसा भी हुआ है कि इनका ओरिजिनल, मेरा ग्रैंडफादर का नाम है ज्योतिन्द्रनाथ मुखर्जी। तो एक बार गांव में जब आया था तो गांव के लोग आके इनका एक दूसरा मामा का लड़का को सब बोलने लगा है कि गांव में कोई एक तो रॉयल बंगाल टाइगर घुस गया है। और ये टाइगर जाके कि घर से कोई आदमी इंसान को और गाय बकरा सभी उठा के ले जा रहा है, सब नुकसान बहुत कर रहा है। ये जानते हुए इनका मामा का लड़का, इनका भाई जो है, एक ही ठो बंदूक था उनके पास, तो उसको लेके निकालने लगा। तो ज्योतिन्द्रनाथ भी तब बोले हैं कि ठहरो, हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। तब बोले हैं उनके भाई कि तुम्हारे पास तो कोई आर्म्स नहीं है, कैसे जाएगा, ये तो मुश्किल हो जाएगा। तो एक तो छोटा सा खुकड़ी था हाथ में, वही लेके चल दिए इनके साथ, चलो हम भी चलेंगे। तभी जाते जाते गांव में मैंने देखा है कि गन्ने के खेत में देखा है कि ये जो टाइगर
थे, छुपा हुआ था। तो इसका भाई जो है पहले बंदूक लेके उसको टारगेट किया है, लेकिन टारगेट थोड़ा चूक गया है, उसके से सर के ऊपर से टच होके निकाल गया, तब जाके ये और तो खूंखार हो गया, ये जाके टाइगर पूरा ज्योतिन्द्रनाथ के सर पे आके मैंने अटैक कर दिया। फिर जाके सब गांव वाले लोग भाग गए जैसे कि ये अटैक कर दिया, लेकिन ज्योतिन्द्रनाथ के साथ लड़ाई मारपीट दोनों का आमना सामना होने लगा है। काफी देर तक 15-20 मिनट तक लड़ाई चला है और दो शेर लड़ रहे थे। इनके साथ भी बहुत काफी ताकत था और लोग तो समझने लगा है गांव की कि ये तो खत्म हो गया है, अब तुम खत्म हो ही गया है, तुम खून बह रहा है चारों तरफ से। लेकिन लास्ट मोमेंट तक भी ये छोड़े नहीं, फिर जाके वो कुकड़ी से शेर के ऊपर सर पे मार मार के उसको भी घायल कर दिया। फिर बाद में दोनों ही गिरा पड़ा था उधर जाके। तब गांव वाले सोचने लगे ये तो गुजर गए होंगे, मर गए होंगे। फिर उठा के ले गए तो तब शेर मर गया था, शेर भी मर गया था, लेकिन ये इनका तो तभी भी जान था, जिंदा थे। तब जाके इनका ट्रीटमेंट के लिए सब बंदोबस्त किया, पहले उधर भी कोशिश किया, फिर जाके कोलकाता में लेके आए। तो उनका एक मामा डॉक्टर भी थे, तो डॉक्टर जब इनके साथ परिचित था एक तो साजन का डॉक्टर सर्वाधिकारी करके, सुरेश सर्वाधिकारी, तो उन्हीं के पास ले गया। ये कोलकाता में सुरेश सर्वाधिकारी बहुत मशहूर थे वो कोलकाता में सर्जरी में, तो उन्हीं के पास ले गया। धीरे धीरे वो ट्रीटमेंट करते करते इनका जो है ये पैर एक साइड का तो पूरा खा गया था एकदम, घायल, काफी घायल हो गया था। तो फिर भी ये जिंदा हो गए। मेरे ख्याल ऐसा उदाहरण दूसरा मुझे याद नहीं आता, हुए होंगे पर मुझे याद नहीं आता कि जहाँ एक खुखरी हाथ में और रॉयल बंगाल टाइगर के साथ आप आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हो और मार देते हैं उसको। बड़ी ताकत और हौसला चाहिए, हौसला भी बहुत चाहिए। तो तभी से जाके इनका नाम का परिवर्तन होके सभी लोग बाघाजुद्दीन कहने लगा। इनका पहला वाला नाम का जो ज्योतिन्द्रनाथ मुखर्जी का ज्योतिनाथ बाघ को शेर को मारा था, इनका नाम दे दिया बाघाजुद्दीन। तभी से मशहूर हो गए पूरा इंडिया में। और धीरे धीरे बड़ा होते होते इनके साथ तो सबको शिक्षा और कुछ मिलते थे, सब इनका मामा के पास से और दीदी के से इसी से। और उस समय तो हमारा इधर इंडिया में तो वैसे ब्रिटिश का राज चलता था और सब लोग उस टाइम में वो कुश्तिया गांव के बहुत यंग लड़के सब ये देश के लिए सब लड़ाई करने के देश, चट्टोग्राम, कुश्तिया, ये सब जगह से सब यंग लोग 16-17 साल के बहुत सारे लड़के ज्वाइन करते थे, ये सब ग्रुप बना के। जी। और उस टाइम का एक तरीका था कि ये क्लब बना के, क्लब में कोई एक्टिविटीज होता था, गेम, स्पोर्ट्स एंड ऑल दैट, और उसके साथ पीछे ये लोग एक यूनिटी बनाते थे और ये संग्राम करने के लिए ब्रिटिश के अगेंस्ट में। और इनका एक कोई भी एक नेचर का था, जैसे कि बहुत आकृष्ट होते थे इनका यंग जनरेशन सब इनको देख के, बाघाजुद्दीन को देख के, उनका हिम्मत साहस देख के और उनके विषय सोच के, और उसका चेहरा भी ऐसा कुछ था, आकृष्ट होते थे सभी लोग। तो ये हर जगह जाके विशेष करके जुगानतोर क्लब जो है दौलत का है और ये सब का पूरा लीडर बन गए और उधर से सबके साथ कांटेक्ट रखते थे। बाकी जितने सब उस टाइम में फ्रीडम फाइटर थे तब उनका अलग अलग ग्रुप का भी होता था, जैसे आजकल भी होता है, जैसे पॉलिटिकल पार्टी वगैरह अलग अलग होता है। लेकिन बाघाजुद्दीन का सबसे यूनिक यही था कि इनके साथ सभी के साथ संबंध था, अच्छा संपर्क था। तो सभी ग्रुप्स और क्लब्स को ये यूनाइट करते थे उस टाइम में, और इसी तरीके से ये लोग माने फ्रीडम फाइट कैसे करना है, ब्रिटिश को हटाना है, कैसे इनके साथ लड़ाई करना है, क्योंकि वो लोग पैसे से बहुत माने इंडिया से तो काफ़ी अच्छा पोजीशन में थे। हमारा तो इतना इंडिया का उस टाइम में था नहीं, जैसे कि लड़ाई करने के लिए आर्म्स एमुनिशन चाहिए, पैसा चाहिए उसके लिए, ये सब तो हमारे पास नहीं थे। लेकिन हमारा इंडियन लोगों का बहुत करेज भी था, उसी हिम्मत से ये लोग लड़ते थे। एट द सेम टाइम फिर उस टाइम में बाघाजुद्दीन पहले जब लड़ने लगा है, हमारा देखा है कई सारे जो फ्रीडम फाइटर्स का देहांत हो गया है या फांसी हो गया है, जैसे कि
कन्हैयालाल दत्तो करके है, एकदम यंग थे ये लोग। और उल्लास कौर दत्तो थे। और ऐसे सारे बहुत सारे मास्टर सूर्य सेन वगैरह बहुत जो थे। मास्टर सूर्य सेन तो बाद में हुए। ये लोगों को तो खत्म होने लगा है जब देखा है कि नहीं ऐसे इस तरीके से तो लड़ाई करना ब्रिटिश लोगों के साथ मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है। तब जाके उनको मौका लगा है कि जैसे आपके पास भी एक बार सुना है जर्मन का वो आए थे चांसलर जो, उनको थोड़ा कॉन्विंस किया है कि हमारा मदद के लिए, ताकि हम लोगों को आर्म्स एमुनिशन उनके तरफ से, जर्मन के तरफ से मिल जाए कुछ। तो ये सब सोच तभी वो 1906 साल 7 साल से जब इनके दिमाग में आया है, वही बाद में एक्चुअली कैपिटलाइज किया है, उसका संभव हुआ है राज बिहारी बोसु या सुभाष चंद्र बोसु के माध्यम से। ये करते करते एक दिन जब आया मौका कि जर्मन के पास से हम लोगों का इंडिया को मिलेगा आर्म्स वगैरह, और ये कहाँ आएगा कि बालासोर में आएगा, बालासोर में। तो बालासोर में जिस जगह में आने का था उस जगह उसको लेके फिर डिस्ट्रीब्यूट करना, ये कोई भारी माने काम था, मुश्किल काम था। इसके लिए कौन कैसे करेगा, तो भगत खुद डिसाइड किया था कि वो खुद जाके इसको रिसीव करेगा और उधर से सबको डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करने के लिए। हाँ, पर वहाँ पे एक गड़बड़ हुई। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रही थी, 1914 में शुरू हुई, और इन्होंने नेटवर्क तो बहुत बड़ा बना हुआ था ना। उधर जर्मनी में भी कई सारे लोग थे। एक वो थे अपने चट्टो, क्या नाम, अपने सरोजनी नायडू के भाई थे ना, वीरेंद्र चट्टोपाध्याय, नहीं वीरेंद्र चट्टोपाध्याय, चट्टो कहते थे ना। अब उन सरोजनी नायडू के भाई थे वीरेंद्र चट्टोपाध्याय, चट्टो कहते थे। वो उन्होंने भी वहाँ वो जर्मनी में जो वो विलियम टू थे, उनके भाई के साथ उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया बाकायदा। और इधर बागा जतिन ने यहाँ से इन्होंने भी अपने साथी को अमेरिका में भेजा है। तो वो अमेरिका के थ्रू, जर्मनी की मदद से अमेरिका के थ्रू भी वेपन्स लाने के, और जैसे उनके जर्मन फॉरेन ऑफिस के डॉक्यूमेंट से पता चलता है, तो 11,000 राइफल्स तो अमेरिका से यहाँ लाई जा रही थी। बहुत भारी। पर हुआ ये कि कहीं वो भेद खुल गया था, और फिर अमेरिका से फिर जो शिप से आ रहे थे वो लाई ना जा सकी, पहले ही वो लीक हो गई बातें अमेरिका में। बहुत सारे इंडियन भी इतना धोखा कर दिया सब जाके, जब पता चल गया सबको, ब्रिटिश लोगों को बता दिया है कि इधर जाके ये लोग लेने के लिए सब आ रहे हैं, आर्म्स एमुनिशन वगैरह, 3 इधर ग्रुप लेके छुपा हुआ है। ये सब जब बता दिया है ब्रिटिश लोगों को, तो इन लोगों को पता चल गया, तब जाके ये लोग घेर लिया था वो जगह में। तब तो जब देखा है आमने सामने, तब लड़ाई करना ही पड़ेगा, छोड़ के तो जा नहीं सकेगा। इनका जो साथी थे वो लोग और 5 जना थे। चित्तप्रिय करके चित्तप्रिय था, मनोरंजन था। ये सब लोग इनको बोला है, दादा तुम थोड़ा छुप जाओ, हम लोग संभाले। ज्योतिषपाल भी थे और 4 जन साथी थे। हाँ जी। लेकिन तब उस टाइम ये तो माने नहीं, भगत बोला है नहीं, अब ऐसे तो जरूरत नहीं है, हम लोग चले जाएंगे, फिर भी हमको देख के लोगों को और हौसला बुलंद होगा, और आगे जाके देखेगा हमारा जान जाएगा तो जाए, लेकिन हम जब गुजर जाएंगे देखेंगे कि लड़ाई करके, तो बाकी जनता का भी तो साहस उठने से हिम्मत बढ़ेगा। वहाँ पे वो मुझे जहाँ तक याद आता है, 6 सितंबर की बात है, और वो उड़ीसा में जहाँ पे ये रह रहे थे, उसको काप्टीपाड़ा शायद काप्टीपाड़ा, उसके पास इन्होंने अपना एक आश्रम सा बना के वहाँ पे सन्यासी के वेश में रह रहे हैं। तो काप्टीपाड़ा में जब अंग्रेज पहुंच गए, वहाँ तो वो पूरी लश्कर अंग्रेजों का, पुलिस के साथ वो पहुंच गए।
तो वहां एक मिल्कमैन, एक दूधिया है, वो इनको सूचना देता है कि डाक बंगला पर अंग्रेज आए हुए हैं और कोलकाता से अंग्रेज आए हुए हैं। तो ये चौकन्ना हो जाते हैं। और कपटीपाड़ा एक छोटी सी शायद रियासत भी थी, तो वो वहां का जो प्रिंस था उसका भी कोई नौकर इनको इस बात की सूचना देता है। तो 7 सितंबर की सुबह फिर ये सड़क के रास्ते से कोलकाता की तरफ निकलते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि अंग्रेजों ने, और ये बड़ी ही हमारे लिए दुख की बात थी, अक्सर ऐसा ही होता था, उन्होंने सारे गांव में अनाउंसमेंट कर दी, सभी गांव में, कि यहाँ डाकू आए हुए हैं और उन पर बड़ा इनाम रख दिया और आप उनको पकड़वाने में मदद करो। अब जहां से भी ये 5 लोग निकल रहे हैं, वहीं सारे गांव वाले ढोल बजाते, वो शोर मचाते हुए पीछे भाग रहे हैं। तो छिपने की कोई जगह नहीं था, इस तरह से घेर लिया। 3 दिन तक ये 7 की सुबह निकले, 7, 8, 9 की शाम के टाइम फिर वो मुठभेड़ होती है। 3 दिन तक भूखे भी, प्यासे भी, सोना बिल्कुल नहीं, और तब वो लड़ाई लड़ी थी इन्होंने। लास्ट में अंत में लिखा है कि लड़ाई हो गया आमने सामने। लेकिन ये लोग तो बहुत माने विद आर्म्स, एमुनिशन, मैन पावर सब कुछ उनके पास ज़्यादा ही था। इनके पास एक केवल माउजर पिस्तौल था। हाँ जी, हाँ जी। वही माउजर पिस्तौल से इन लोगों को लड़ाई लड़ने पड़ा है उस टाइम में। तो इसीलिए काफ़ी देर तक लड़ाई लड़ने के बाद धीरे धीरे इन लोगों का मैंने पकड़ लिया। और जब तक कि ये लोग इंज्योर्ड हो गए थे, गोली लग गया था इन लोगों का, तब जाके हॉस्पिटल में ले गए। 9 सितंबर को शाम को, रात को बल्कि 10 बजे के आसपास ये बालासोर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इनको एडमिट करवाया गया। और वहाँ की बड़ी इंटरेस्टिंग जो जानकारी मिलती है, मिस्टर किल्बी वाज द मैजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर ऑफ बालासोर, and he was also rather he was leading one party जिनके साथ मुठभेड़ हुई। तो किल्बी इनको हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। हालांकि किल्बी की ही गोलियों से जख्मी हुए हैं, किल्बी और उसकी टीम की गोलियों से। हॉस्पिटल में वो एडमिट करवाते हैं कि अगर ये जिंदा रहे तो फिर इनसे और बहुत सारे सुराग हम ले सकते हैं, बचाने की कोशिश तो इसलिए कर रहे हैं। तो किल्बी को बागा जतीन कहते हैं कि देखो, जो बंगाल में हुआ है ना, उसका मैं अकेला जिम्मेदार हूं। सबको मैं अकेला जिम्मेदार हूं। और ये लड़के हैं, ये बड़े मासूम हैं। मेरे बहकावे में कर रहे थे, जो मैंने इनको कहा ये वो कर रहे थे। तो इनके साथ जस्टिस होना चाहिए, इनको बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, इनको गलत सजा नहीं देना। तो ये वहां पे उस टाइम चिंता साथियों की है। और उनको खून की उल्टी होती है, और जब मुंह में से खून आके गिरता है तो फिर कहते हैं, हैरान होके कहते हैं, अरे इतना खून बहने के बाद भी इतना अभी और बचा था शरीर में। मौत सामने है और उस मौत का जैसे मजाक उड़ा रहे हैं, मौत का भय तो दूर दूर नहीं है। अगली सुबह चार्ल्स टैगर्ट मिलता है ना, करेक्ट। चार्ल्स टैगर्ट 10 की सुबह जब आके मिलता है, तो चार्ल्स टैगर्ट को देख के कहते हैं, ओ नाइस टू सी यू अगेन। तब तक टैगर्ट के अंडर में ये काम भी किए थे, इनके साथ मैंने बहुत अच्छा रिलेशन भी था चार्ल्स टैगर्ट के साथ। इसलिए चार्ल्स टैगर्ट भी बहुत मैंने इनको समझाया कि, और अपना फायदे के लिए भी कुछ भी है। पानी भी जब देने गया था इनको पीने के लिए, तो ये इनकार कर दिया, बोला हमारा जो भारत के लिए दुश्मन है उनके हाथ से हम पानी नहीं पी सके, हमारा जिंदगी चला जाए फिर भी ठीक है, लेकिन हम हमारा दुश्मन के हाथ से कभी पानी नहीं पिएंगे। तब जाके टैगर्ट बोला था भी कि ऐसा इंसान अगर माने हमारा देश में, इंग्लैंड ब्रिटिश में भी ऐसे होते तो कब कत्ल की हो जाता। इतने अच्छा इंसान थे ये सब लोग। तब वो मान गए थे कि इनका लोगों का मैंने हिम्मत और करेज देख के, सब देख के। तो चार्ल्स टैगर्ट को इन्होंने कहा उस लास्ट मोमेंट पे भी
कि नाइस टू सी यू अगेन, नाइस टू सी यू अगेन। और चार्ल्स टैगट ने कहा कैन आई डू समथिंग फॉर यू, कहते हैं नो थैंक्स, जस्ट टेक केयर ऑफ दीज बॉयज, दे आर इनोसेंट। करेक्ट। तो ऐसे ब्रेव एक उनके जीवन की घटना जो बड़ा थ्रिल पैदा करती है। ये एक बार अपने परिवार बोले तो बहन विनोदे बाला, पत्नी इंदु बाला, और उस टाइम तक बच्चा शायद बड़ी बेटी ही थी, हाँ बेटी है उस टाइम, छोटी सी बेटी है, आशालता छोटी सी बेटी है। उनको लेके दार्जिलिंग जा रहे थे, दार्जिलिंग में इनकी पोस्टिंग थी, और ये उस टाइम जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं बंगाल के, उनके स्टाफ में थे, ये इनकी पोस्टिंग वहां है, उनके अंडर काम कर रहे हैं। और शायद सिलीगुड़ी ट्रेन पहुंची, सिलीगुड़ी से होके जाती थी ट्रेन, सिलीगुड़ी होके जाता है। तो सिलीगुड़ी जब ट्रेन पहुंची, उस ट्रेन में एक मुसाफिर है जिसको बुखार था, वो पानी मांग रहा था, लिए तरस रहा था उस है ना। हाँ। और वहां पे ट्रेन जब रुकती है तो ये गिलास लेके नल पे, प्लेटफॉर्म पे जो नल है उस पे पानी लेने जाते हैं, उस अनजान है वो आदमी उसके लिए। और वहां नल पे पानी पीने वालों की भीड़ थी, और 4 अंग्रेज आर्मी ऑफिसर हैं वहां पे, 4 अंग्रेज हैं। और उस भीड़ में चूंकि उनको पानी लेने में उनको भी दिक्कत हो रही है, तो वो इंडियंस की पिटाई कर रहे हैं, इंडियंस को वहां से हटा रहे हैं। और ये भी गिलास लेके जब आगे जाते हैं तो इनकी पीठ पे भी एक बेंत पड़ता है। तो उस टाइम ये कोई रिएक्ट नहीं करते, पानी लेते हैं, गिलास भरते हैं, वापस जाते हैं, और ट्रेन में वो अपनी पत्नी को गिलास पकड़ाते हैं कि पकड़ो, उस बीमार व्यक्ति को पानी पिलाना है, और ये वापस आते हैं। और आके उस अंग्रेज से उनसे जिसने बेंत मारा था, पूछते हैं तुमने क्यों मारा। वो कहता है हंसते हुए कि हिंदुस्तानियों में अब इतनी हिम्मत भी आ गई कि पूछे हमसे क्यों मारा है। तो जब वो ये कहता है कि तो बागा जतीन उसके हाथ से पहले बेंत छीनते हैं ऐसे, और कहते हैं कि हाँ आ गई हिम्मत, और फिर उसको देते हैं खींच के उसके फेस पे। चारों जितने थे सबको एक साथ, चारों प्लेटफॉर्म पे है ना, चारों को अकेले पीटते हैं, चारों प्लेटफॉर्म पे गिरे पड़े हैं। इनको अरेस्ट भी किया गया, और फिर बेल होके उसी दिन छूट भी गए ये बेल पे। पहले तो इनके अगेंस्ट में केस कर दिया था, कि ये सब हुआ है, हमको इंग्रज को मारा है, जैसे सरकारी ये जो थे उन लोग। फिर जाके बगाजुद्दीन का जो वो बॉस थे, उधर खबर जब पहुंच गया है कि ऐसा ऐसा हुआ है, इनके बारे में केस हुआ है, तब जाके उसने बहुत गाली दिया। ये सब सुन के जिन लोगों ने केस किया था, बोला अभी ये विथड्रॉ करो, तुम लोगों को शर्म आना चाहिए। एक बंगाली आके तुम 4 जो सबको मार के पीट, अंग्रेजों की बदनामी हो रही है, बदनामी हो रहा है, और तुम उसके अगेंस्ट में केस कर रहे हो, शर्म नहीं आ रहा है। तभी जाके ये लोग केस विथड्रॉ किया था। कि क्या बता रहे हो, मुकदमे में क्या बता रहे हो कि एक व्यक्ति खाली हाथ 4 अंग्रेज आर्मी ऑफिसर्स को मार देता है, जबड़ा तोड़ देता है। तुम ये बातें अदालत में बता के बदनामी अंग्रेजों की करवा रहे हो, इस केस को खत्म करो। ऐसा हुआ। उसके बाद एक मजेदार बात भाई साहब होती है, वो थे हेनरी व्हीलर, है ना। हेनरी व्हीलर ICS हैं। हेनरी व्हीलर बहुत प्रभावित थे बागा जतीन से। हेनरी व्हीलर ने पूछा इनसे इस घटना के बाद कि अच्छा मिस्टर मुखर्जी, ये बताओ तुम एक बार कितने लोगों से लड़ सकते हो। ये भी पूछा है ना। तो बागा जतीन ने जो उत्तर दिया ना, वो गजब है, वो गजब है। बागा जतीन कहते हैं एक से भी नहीं, अगर अच्छा आदमी है तो एक से भी नहीं लड़। कमाल है उत्तर। अगर अच्छा आदमी है, ईमानदार है, तो मैं एक से भी नहीं लड़ सकता, और वो दुष्ट है, बेईमान है, तो फिर कितने भी हों, है ना। कमाल है।